आज के सामाजिक परिवेश में आए दिन महिलाओं की दौर्बल्यता का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। प्रतिदिन उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों से हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें हमें सुनने में आती हैं। उपरोक्त बाधाओं व सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए हमारे समाज की कई महिलाओं ने देश हित, समाज हित व संप्रदाय हित में अनेकों प्रयास किए हैं, जो कि अविस्मरणीय हैं। ऐसी ही एक दिग्गज, अदम्य साहसपूर्ण व सशक्त महिला करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष व अधिवक्ता आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे मैं अपराजिता तिवारी, निष्पक्ष सद्भाव मोर्चा की टीम राइजिंग अयोध्या की ओर से कुछ खास बातचीत के उद्देश्य से प्रस्तुत हूँ। जी मैम, अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे? हाँ, आपने सारा परिचय दे दिया है कि मैं अधिवक्ता हूँ और करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि सामाजिक कार्य बराबर करती रहती हूँ और विधिक सेवा प्राधिकरण वन स्टॉप सेंटर से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रही हूँ। महिलाओं के कई ऐसे केसेस हैं जो बिना किसी फीस के करती हूँ, तो इसके अलावा और क्या संक्षिप्त परिचय? जी, काफ़ी प्रभावशाली परिचय है ये। और आप एक महिला हैं और महिलाओं की समस्या से रूबरू होती हैं आप, और उन्हें समाज के सामने प्रस्तुत करना आपका सिद्धांत है। आप भी एक महिला हैं और तमाम सामाजिक बंधनों से बंधी हुई हैं। आपके लिए राजनीति में कदम रखना कितना मुश्किल रहा है? क्या आप इसके बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ आज भी छोटे शहरों में महिलाओं का काम करना टैबू माना जाता है। मतलब एक महिलाओं पे चिन्ह लगा दिया, प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है कि ये बाहर निकल करके कार्य कर रही हैं, पता नहीं कैसे। तो इस केस में मैं थोड़ी सी लकी रही हूँ। हर जगह अपने पति का मुझे भरपूर सहयोग मिला है। आज उनके सहयोग के कारण ही मैं अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाई हूँ। पहले मैं सरकारी कर्मचारी थी, मैं शिक्षिका थी। अपने सरकारी नौकरी को छोड़ करके मैं अधिवक्ता बनी। मैं न्याय के क्षेत्र में मैंने कदम रखा क्योंकि मैंने देखा कि महिलाओं का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा होता है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो उनके साथ खड़ा हो। और ये सोच करके कि हाँ, एक नारी ही नारी की शक्ति होती है, तो मेरी वजह से अगर किसी भी नारी को, किसी भी शक्ति को, उसको उसका मान सम्मान वापस मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यही सोच करके मैंने इस क्षेत्र में अपना कदम रखा और उसके बाद करणी सेना से जुड़ी हमारा सामाजिक संगठन है। अभी तक राजनीति में तो नहीं कहूँगी कि आई हूँ, लेकिन हाँ, सामाजिक तौर पे लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। जो भी हो सकता है मदद करती हूँ। अब मेरे पास मदद मांगने के लिए लोग पूरे प्रदेश से आते हैं। अभी आपके सामने ही मैं बात कर रही थी, इलाहाबाद का मैटर है और कुछ देर पहले बस्ती से एक मैटर आया है मेरे पास। तो लोग जुड़ रहे हैं और लोग जानते हैं कि हाँ, महिलाओं के अधिकारों के लिए मैं खड़ी होती हूँ, सतत प्रयासरत रहती हूँ। तो लोग आ रहे हैं मदद मांगने। और जैसा कि आपने देखा, अभी प्रदेश सरकार जो है वो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छे कदम उठा रही है। तो आप किस हद तक इस सरकार के कदम से सहमत हैं? देखिए, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, तो उन्होंने जो मिशन शक्ति प्रारंभ किया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व योजना है। इसके तहत नारी सशक्तिकरण, नारी के अधिकारों का, और यहाँ तक कि उनके अंदर किस प्रकार से सजगता उत्पन्न करी जा सकती है, उनको किस तरह से सशक्त बनाया जा सकता है कि अपने अधिकारों के लिए वे स्वयं खड़ी हों और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और शायद पहली बार ऐसा प्रयास किसी भी सरकार द्वारा किया गया है। किंतु जहाँ तक इसके क्रियान्वयन की बात है, तो मुझे लगता है कि अभी उस हद तक क्रियान्वयन इसका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि योगी जी वो तो एक योगी, मैं उनको सिद्ध पुरुष मानती हूँ, लेकिन जो उनकी सोच है वो सोच बहुत अच्छी है। हाँ, नीचे तक उसका क्रियान्वयन पूरी तरीके से होने में भी समय लगेगा। तो आप टीम राइजिंग अयोध्या के माध्यम से सरकार को क्या कोई सुझाव देना चाहेंगे, खास करके इस महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारी योजनाएं लागू करी हुई हैं। हाँ, एक पोर्टल अलग से बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक जन सुनवाई पोर्टल है, उसी तरीके से महिलाओं के लिए एक पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे महिलाएं इंडिविजुअली अपनी
जितनी भी शिकायतें वो डाल सकते हैं। मैं मानती हूँ कि हाँ, यहाँ पिंक बूथ है, वन स्टॉप सेंटर है, लेकिन अभी तक जिसे हम कह सकते हैं कि डिजिटल पटल पे या सोशल पटल पे, सोशल मीडिया के पटल पे ऐसा कोई भी बेस नहीं दिया है, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दिया है जिसमें महिलाएं अपनी शिकायतें डाल सकें और वो इंडिविजुअली एक सेट ऑफ, मतलब एक ग्रुप हो महिलाओं का जो उनको देखें, उनको पर्सनली एडमिनिस्टर कर सकें। क्योंकि अभी मेरे पास जो कंप्लेन आई है वो कंप्लेन बस्ती से आई है कि वहाँ पे नाबालिग बच्चियों के साथ गलत हुआ है, दुष्कर्म हुआ है और वहाँ के शासन प्रशासन ने इसका संज्ञान नहीं लिया है। तो अगर कोई डिजिटल पोर्टल हो, सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म हो जिसके माध्यम से सीधे योगी जी तक ये शिकायतें पहुँच सकें तो ज़्यादा आसान है। और इस मुद्दे को हम कोशिश करेंगे कि हमारे माध्यम से सरकार के संज्ञान तक ये बातें पहुँचें। और दूसरी चीज़ ये है कि राम जन्मभूमि का जो मामला है, जैसे कि हम अयोध्या में निवास करते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ट्रस्ट ने तो बहुत ईमानदारी से काम किया है, अपना जो कुछ भी चीज़ें थी, जो भी अपना ब्यौरा था उसको वेबसाइट पर अपलोड भी किया था। लेकिन उसके बाद भी अपोजिशन पार्टी ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, उसके मत में आपको क्या कहना है? करणी सेना का क्या कहना है? देखिए, करणी सेना अभी राजनीति से थोड़ी सी दूर है, तो कोई भी राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हूँ। जहाँ तक प्रभु श्री राम की बात होती है, हमारी आस्था उनसे जुड़ी हुई है, हम सब उनसे जुड़े हुए हैं, स्वयं को उनका वंशज मानते हैं। आज अयोध्या की धरती पे जन्म लिया है और यहीं पे कार्यरत भी हूँ। मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि अयोध्या ही है। तो जब राम जन्मभूमि से कंसर्न कोई भी मैटर आता है सामने, तो उसको लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जिन लोगों को बिठाया गया है वो अपने आप में इतने पारदर्शी हैं कि उनके द्वारा कुछ भी गलत नहीं हो सकता। बाकी विपक्ष ने तो हमेशा मुद्दे उछाले हैं और चुनाव आने वाला है, तो यूँ समझ लीजिए कि जब सबसे ज़्यादा स्वच्छता से, पारदर्शिता से जो कार्य हो रहा हो वहाँ पे विपक्ष उंगली उठाने लगे, तो समझ जाइए कि चुनाव करीब आ रहे हैं। और हाल ही मसौदा CHC में एक केस सामने आया था जिसमें आपने उजागर किया था उस केस को। महिलाओं को प्रसव के बाद जिस वार्ड में रखा जाता है, उस वार्ड में लगे कैमरे पर आपत्ति जलाई थी करणी सेना ने। उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? क्या आपके जो प्रयास थे वो सफल हुए या वहाँ से कैमरा हटा? देखिए, वहाँ से कैमरा हटा नहीं हटा ये तो मुझे नहीं पता है। मेरा कार्य ये है कि मैं समाज को सजग करूँ। मेरा कार्य ये है कि मैं महिलाओं को सजग करूँ। एक ऐसा कक्ष जहाँ पे महिलाएं स्तनपान कराती हैं, वो ऑब्जेक्शनेबल कंडीशन में होती हैं, वहाँ पे कैमरा लगाने का कोई औचित्य नहीं होता है। ये मैंने उजागर किया और उसके बाद इसको लेकर के हम स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गए हैं। पूरा मैटर हमने उनके समक्ष भी रखा है। उन्होंने भी ये कहा है कि हाँ, आश्वासन दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई करी जाएगी। और यहाँ पे जब कैमरे की बात करते हैं, वो भी ऐसे कक्ष में जहाँ पे महिला थोड़े से भी ऑब्जेक्शनेबल सिचुएशन में है, तो वहाँ पे महिलाओं की निजता, उनके सम्मान का हनन हो रहा है। इस चीज़ को हमको इस प्रकार से देखना पड़ेगा कि जहाँ महिलाओं की निजता का हनन हो रहा है, वहाँ पे ये बहुत ही बड़ा पाप भी है और अपने आप में न्यायिक रूप से गलत भी है। तो हर प्रकार से ये गलत है, गलत किया गया है। और कुछ भी गलत अगर मुझे लगता है जो महिलाओं के विरोध में है, उस पर मैं आवाज़ उठाती हूँ। मैंने अपनी आवाज़ उठाई है, आगे देखते हैं क्या करती है सरकार। ये करणी सेना का एक बहुत सराहनीय कदम रहा है, जिससे करणी सेना की छवि समाज में और भी मजबूत हो गई है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है, महिलाओं की जो स्थिति है अभी समाज में, इससे कुछ आने वाले समय में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है करणी सेना के सहयोग से? देखिए, अगर करणी सेना की बात कर लूँ तो मैं मुख्य कार्यकारिणी लीड कर रही हूँ। एक महिला मुख्य कार्यकारिणी में पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई है। आज हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो करणी सैनिक बन रहे हैं। और इतने लोगों को लेकर के चलने वाली एक महिला है, तो ये कहना कि आगे चल करके करणी सेना के माध्यम से महिलाओं की क्या मदद हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि इस पर मुझे बहुत ज़्यादा जवाब देने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं स्वयं ही एक उदाहरण हूँ कि
हमारे इस संगठन ने महिलाओं को हमेशा प्राथमिकता दी है, महिलाओं को लेकर के चला है और जहाँ तक हो सकेगा महिलाओं के अधिकारों के लिए हम खड़े होंगे। और हम ये भी कहते हैं कि नारी के सम्मान में करणी सेना मैदान में, तो हर स्तर पे महिला के सम्मान के लिए करणी सेना सजग है, सतत है और तत्पर है और सदा खड़ी रहेगी। बहुत अच्छा आपका उद्देश्य लगा। और दूसरी चीज़, कोविड को लेकर के हम कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे कि कोविड सेकेंड वेव अभी चल रही थी, तो इसमें करणी सेना का क्या योगदान रहा है? देखिए, कोविड सेकेंड वेव पहले तो इतनी तैयारी नहीं थी, शासन की ओर से इतना प्रबंध नहीं था, तो हमारे हर करणी सैनिक ने हर स्तर पे मदद करी है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के जो भी ज़रूरत का सामान रहा है लोगों तक पहुंचाया है। कई बार ऐसा हुआ है रात भर हम लोग फ़ोन पे रहे हैं किस तरीके से लोगों को मदद मुहैया कराई जा सके। गाज़ियाबाद से लेकर के गाज़ीपुर तक कोई भी ऐसा क्षेत्र खाली नहीं गया है जहाँ पे मदद नहीं करी गई है लोगों की, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर रहा हो, चाहे हॉस्पिटल में बेड दिलवाना रहा हो। कई बार ऐसा हुआ है कि शासन सत्ता में जो लोग हैं उन्होंने हमसे मदद मांगी और हमने उनकी मदद करी है। तो अपने पे फ़क्र होता है हमको कि हम करणी सैनिक हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और समाज के लिए डिवोटेड हैं। आगे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस उद्देश्य के लिए। निश्चित तौर पर यह उद्देश्य आपका सफल होगा। और अयोध्या में नया घाट शहादतगंज तक जो सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, इसके संदर्भ में व्यापारी वर्ग जो है वो इसका विरोध कर रहा है और इसके लिए एक मीटिंग भी आज बुलवाई गई है। तो इस संदर्भ में करणी सेना का क्या मत है? देखिए, व्यापारी वर्ग विरोध कर रहा है। जब कहीं पे भी कोई भी निर्माण कार्य होता है या कहीं पे कुछ भी विकास होता है तो वहाँ पे अवरोधक बनने की जगह उसमें सबको समर्थन देना चाहिए। हाँ, जिनकी रोजी रोटी जा रही है उसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए, उनको पुनः स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई व्यापारी वर्ग हैं जो उसी रोड पे हैं और अपना वर्षों से वहाँ व्यापार चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अयोध्या विकास की राह पे है, विकास के मार्ग पर अग्रसर है। आगे आने वाले समय में हम ये सोच रहे हैं कि हो सकता है हमारे पास एम्स हो, और यही नहीं, मैं मांग करती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि विश्व पटल पे यदि अयोध्या को एक उदाहरण बनाना चाहते हैं, इस धर्म नगरी को उदाहरण बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एम्स ज़रूर होना चाहिए। और जहाँ तक व्यापारी वर्ग की बात है तो सरकार से निवेदन करूँगी कि जितने भी व्यापारी हैं जिनको पीड़ा है, जिनको कष्ट है, उनके कष्टों का निवारण करें। जो भी आपस में तय होता है बैठक में देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ, जिनका नुकसान हो रहा है उनके नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। नुकसान की भरपाई तो जहाँ तक उम्मीद है योगी सरकार ज़रूर करेगी। और दूसरी चीज़, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है आज की चर्चा का, महिला सशक्तिकरण तथा महिला की जो आत्मसम्मान की सुरक्षा है, उसके लिए महिलाएं जो हैं वो आज के समाज में क्या क्या कदम अपना सकती हैं, क्या कुछ तरीके हैं जो जिनसे वो लाभान्वित हो सकती हैं? आप एक प्रेरणा स्रोत हैं समाज के लिए, आप एक उच्च पद पर हैं, तो आज आप उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण का तो थोड़ा सा ये शब्द मुझे डूबियस लगता है, क्योंकि महिला हमेशा सशक्त रही है। हाँ, कभी कभी स्त्री अपनी शक्तियाँ भूल जाती है, या उसको इतना दबा दिया जाता है कि वो अपने आप में ये भूल जाती है कि वही शक्ति है, वही शक्ति का स्रोत है, वही सृष्टि है। तो सृष्टि जहाँ बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होती है, वही उसका विध्वंसक रूप भी लोगों ने देखा है। सशक्तिकरण की यदि बात करते हैं तो आज काफ़ी कुछ बल तो इस सरकार ने भी दिया है, और जहाँ तक अपने आप की बात है तो एक नारी की शक्ति होती है। एक माँ को फक्र होना चाहिए जब वो एक बेटी को जन्म दे, ना कि कोख में उस बेटी को खत्म करना चाहिए। तो शुरुआत एक माँ को ही करनी पड़ेगी अपनी बेटी के लिए खड़े होकर के। जिस दिन माँ अपनी बेटी के साथ खड़ी होने लगेगी, उस दिन ये जो सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, इस शब्द के हमको इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं।
बहुत ही अच्छी चर्चा रही आपके साथ और ये मुलाकात काफ़ी यादगार रहेगी हमारे लिए। टीम राइजिंग अयोध्या के लिए खासतौर पर। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ आखिरी शब्द जो आप हमसे हमारे साथ साझा करना चाहेंगे, कुछ आखिरी सेंटेंसेस। मैं कवित्री हूँ जी। तो 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहूँगी। 4 पंक्तियों के माध्यम से अपना एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगी। तुम मुझको कैद में कर लो, नहीं मैं वो परिंदा हूँ, तेरी ख्वाहिश पे मर जाऊँ, मेरी शर्तों पे जिंदा हूँ, सहारा ले सको जिसका हूँ वो उम्मीद का तिनका, सहे जो प्यार से मुझको, तेरे आंगन की वृंदा हूँ, सहे जो प्यार से मुझको, तेरे आंगन की वृंदा हूँ। बहुत ही बड़ी प्रेरणा स्रोत थी ये कविता की पंक्तियाँ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।